Hello civil engineers, I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चेक्स करना होता है स्लैब के कास्टिंग के पहले। हमने अभी तक क्या क्या किया, बीम का रिइंफोर्समेंट अरेंज किया, हमने स्लैब का रिइंफोर्समेंट अरेंज किया, हमने हर एक चीज़ हमने फिनिश किया। जैसे मान लो मुझे कल कास्टिंग करना है कंक्रीट का, तो हमें आज शाम तक क्या क्या चेकिंग करना है, किस तरह से हमें काम को देखना है और हम किस तरह से कल कास्टिंग करेंगे, हर एक चीज़ को हमें प्लानिंग करना होता है। तो हम किस तरह से इसको प्लानिंग करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में। सो इट्स रिटन हियर चेक्स टू बी डन बिफोर द स्लैब कास्टिंग। तो एक बार इसको देखेंगे हम। So first is check if proper cover blocks and chairs are given for the slabs and beams. First, check whether the reinforcement provided for the beams and slabs are according to the drawings or not. इसका मतलब है जैसे मान लो हमने इस तरह से reinforcement प्रोवाइड किया, तो हमें सही से देखना है क्योंकि जैसे इस बंदे ने कवर ब्लॉक दिया है नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्लैब है तो स्लैब में हमें कवर ब्लॉक देना है 20 mm का। तो ये जो 20 mm का कवर ब्लॉक दिया है नहीं है इसको हमें देखना है। चेक वेदर द reinforcement provided for the beams and slabs are according to the drawings or not. जैसे हमें क्या करना है, हर एक स्लैब के पास जाना है, फिर क्योंकि हम तो साइट में जाएंगे इसको चेक करने के लिए, तो साइट में जब जाएंगे हम चेक करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक बीम को आपको देखना है जाके। ओके, कि जैसे मान लो GB6 है तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से सही से किया या नहीं है, 12 डायमीटर का 3 बार ऊपर है या नहीं है, 16 डायमीटर का 2 बार नीचे है या नहीं है, हर एक चीज़ को आपको देखना है। एनी हाउ इसको हम तब देखेंगे जब हम बीम को लोअरिंग करेंगे। फिर भी एक और बार कभी कभी हो सकता है जब आप स्लैब चेकिंग के लिए जाओगे आप एक बार इन चीज़ों को देख लेना। मेन चीज़ जब आप स्लैब कास्टिंग के टाइम आपको जो देखना वो होता है स्लैब का रिइंफोर्समेंट आपको चेक करना होता है। जैसे अभी स्लैब का रिइंफोर्समेंट होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो उसको, दिस इज माई स्लैब रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे लिखा है। सो ग्राउंड फ्लोर रूफ शटरिंग एंड रीइंफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे लिखा है, राइट। सो हमें क्या करना है, तो इस तरह से हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा होता है। जैसे मान लो ये कोई स्लैब है तो स्लैब का थिकनेस क्या है, 5 इंच का थिकनेस है, सही है। तो यहाँ पे आपको क्रैंक बार कितना लेंथ तक प्रोवाइड करना है, 1 फीट 6 इंच। यहाँ से भी 1 फीट 6 इंच, यहाँ से भी आपको 1 फीट 6 इंच छोड़ना है। फिर यहाँ पे जो कंटिन्यूस होगा वो आपको देना है 2 फीट का। इसमें क्या स्पेसिंग लगाना है आपको, यहाँ पे शॉर्टर स्पैन में आपको बार यूज़ करने 10 डायमीटर एट 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और जो आपका ये वाला जो बार होगा इस तरफ, जो बार होगा इस तरफ, वो आपको रखना है 8 mm का बार एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो इस तरह से हर एक चीज़, जैसे यहाँ पे 5 इंच थिक का स्लैब है, राइट। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना होता है एज अ साइट इंजीनियर। फिर कभी कभी क्या होता है, हमें डबल बार्स को भी छोड़ना होता है। जैसे मैं आपको आगे वाले वीडियो में दिखा दूंगा कि डबल बार क्या होता है स्टेयरकेस के लिए, किस तरह से हमें छोड़ना है। तो हर एक चीज़ आपको देखना होता है। सो दैट इज वाई इट इज रिटन चेक वेदर reinforcement provided for the beams and slabs are according to the drawings or not. फिर take a round around the slab area and check if a beam shuttering, slab centering, props are properly tightened or not, right. वो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखा दूंगा किस तरह से इसको चेकिंग करना है। इसका मतलब है जब हम कास्टिंग करते समय हमें क्या करना है, जैसे मान लो इतना एरिया का मुझे अभी स्लैब का कास्टिंग करना है, इतने एरिया का स्लैब का कास्टिंग करना है, तो हम क्या करें, हम नीचे हम एक बार इसका पूरा थ्रू आउट हम एक बार इसका राउंड लेंगे, राइट। एज अ साइट इंजीनियर कल कुछ नहीं होना है साइट पे, तो हम क्या करेंगे आज शाम में एक बार इसका पूरा राउंड लेंगे कि स्लैब का शटरिंग किस तरह से बांधा है, बीम का बॉटम किस तरह से किया है, बीम का आउटसाइड शटरिंग किस तरह से, क्या वो रिजिड है या नहीं है, या मान लो कल कंक्रीटिंग करते वक्त क्या वो उतना लोड वो ले सकता है नहीं है। ऐसा क्यों एक्चुअली हुआ क्या, सो कारपेंटर ने सब कुछ किया, उसने प्रॉप्स लगाया, सब कुछ उसने किया, पर एज अ साइट इंजीनियर इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर एक चीज़ को एक बार चेक करो। दैट इज वाई इट्स रिटन टेक अ राउंड अराउंड द स्लैब एरिया एंड चेक इफ द बीम शटरिंग, स्लैब का जो सेंटरिंग प्लेट्स दिया है, प्रॉप्स यूजुअली जो प्रॉप्स हम देते हैं उसको सही से देखना है। थोड़े टाइम मैं आपको आगे दिखा दूंगा, थोड़े टाइम जो प्रॉप्स हम जो इस तरह से 90 डिग्री में देते हैं, जैसे आपको अगर याद है तो हमें क्या करना था, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉप्स। इस तरह से हम प्रॉप्स लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक बेस प्लेट होगा, राइट, इस तरह से हमें बेस प्लेट एक देना है। तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, इस प्रॉप्स को सीधा नहीं देते, इस तरह से थोड़ा इंक्लाइन देते, तो इंक्लाइन अगर देंगे तो लोड सही से इसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन, और इस तरह से आपको चेक करना है। मेक श्योर देयर इज नो डेब्रिस और वेस्ट मटेरियल्स लाइक पेपर पीस, प्लास्टिक्स, गुटका पेपर्स, टोबैको पेपर्स इनसाइड द बीम एंड द स्लैब। तो जैसे मैंने समझा है, जब इसका स्लैब का शटरिंग सब करते, जो कारपेंटर्स जो बार बेंडर्स होते हैं इनको एक गुटखा खाने का आदत होता है, तो ये लोग क्या करते, जो पेपर सब वो यहाँ पे ऐसे छोड़ के चले जाते, राइट। सो स्लैब के कास्टिंग से पहले हमें हर एक चीज़ को क्लीन करना, बीम के बॉटम, बीम के साइड्स, फिर तो स्लैब का सेंटरिंग, जितने भी यहाँ पे एरिया है तो सब कुछ हमें यहाँ पे क्लीन रखना है, हर एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लीन रखना है। सो ये सारी चीज़ आपको चेक करना है।
right? Next is make sure for the electrical and mechanical works like electrical conducting, ceiling fan hooks, cut out for the plumbing lines are checked according to the drawing. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल लाइंस को इस तरह से देना है, तो हर एक चीज़ को आपको चेक करना है, तो फाइन। फिर क्या होगा, स्पीक टू द आरएमसी प्लांट गाय 1 or 2 days before the casting of a slab so that no hindrance of the work at the site will happen due to the maintenance work of a plant or a shortage of a raw materials like cement, fine aggregate and coarse aggregate। इसका मतलब है मान लो कल आपको इस स्लैब का कास्टिंग करना है, मान लो इस स्लैब का कास्टिंग आपको करना है कल। अगर आपको कल करना है तो हमें फर्स्ट क्या करना है, इसका क्वांटिटी फाइंड आउट करना है कि इस स्लैब में कितना क्वांटिटी आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है वो तो बना के रखेगा, पर एज अ साइट इंजीनियर आपको भी इस तरह से क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है कि रूफ में कितना कंक्रीट लगेगा। रूफ का शटरिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर मैंने कंक्रीटिंग क्वांटिटी सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया, पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्रू एक्सेल शीट। तो ये होगा मेरा ग्राउंड फ्लोर बीम कंक्रीट। अगर ग्राउंड फ्लोर का बीम कंक्रीटिंग करना है तो मुझे लगेगा 16 एम क्यूब, टोटल ग्राउंड फ्लोर इज 16 एम क्यूब का मुझे कंक्रीट चाहिए। तो ग्राउंड फ्लोर स्लैब शटरिंग क्वांटिटी छोड़ दो, फिर आ जाओ ग्राउंड फ्लोर स्लैब कंक्रीट क्वांटिटी। सो ग्राउंड फ्लोर स्लैब कंक्रीट क्वांटिटी में के लिए मुझे कितना चाहिए, 34 एम क्यूब का कंक्रीट चाहिए। तो टोटल कितना सीमेंट बैग चाहिए इसको करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट फ्लोर स्लैब कास्टिंग 403 सीमेंट बैग मुझे चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हर एक चीज़ एज अ क्वांटिटी एस्टिमेटर आपको कितना सैंड चाहिए, कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, कितना पानी, कितना सीमेंट, आपको अमाउंट कितना होगा सीमेंट का, सैंड का अमाउंट कितना होगा, एग्रीगेट का अमाउंट कितना होगा, पानी का कितना लगेगा, हर एक चीज़ आपको मतलब आपको इतना डिटेल वे में नहीं करना है, आपको बस कॉन्क्रीट का क्वांटिटी निकालना है क्योंकि एज अ साइट इंजीनियर अगर आप क्वांटिटी एस्टिमेटर बन जाते हो तो इन दैट केस आपको हर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, राइट। अभी ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करोगे, मान लो आप छोटे मोटे घर के जैसे घर के पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे क्या होगा, कोई क्वांटिटी एस्टिमेटर नहीं होगा, जो सिविल इंजीनियर होगा वही क्वांटिटी एस्टिमेटर है, वही साइट इंजीनियर, हर एक चीज़ वो है, तब उसको हर एक चीज़ इस तरह से करना पड़ेगा कि क्योंकि कास्टिंग तो उसी को करना है ना। तो सीमेंट बैग भी वही ऑर्डर करेगा। बड़े कंपनीज में क्या होता है, साइट इंजीनियर को बस इसका एग्जीक्यूशन देखना होता है, और फिर उसके लिए एक प्रोक्योरमेंट इंजीनियर होगा, फिर एक प्लानिंग इंजीनियर होगा, फिर एक क्वांटिटी सर्वेयर होगा, ये सारे लोग इस सीमेंट का बैग जितना चाहिए सब ऑर्डर करके रखेंगे। पर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में जब आप वर्क करोगे एवरीथिंग आपको कंसिडर करना है और आपको ऑर्डर करना है कि कितना सीमेंट बैग चाहिए। जैसे मान लो मुझे इस वाले स्लैब कास्टिंग में मुझे 403 403 सीमेंट बैग्स इज रिक्वायर्ड, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। अगर 403 सीमेंट बैग चाहिए और इतना अगर इतना सैंड चाहिए, इतना पानी चाहिए, इतना एग्रीगेट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,73,465 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू डू दिस पर्टिकुलर स्लैब का कॉन्क्रीटिंग। तो इस तरह से हर एक चीज़ को हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर देंगे। अभी मान लो हमने कंक्रीट का क्वांटिटी ऑर्डर किया, जैसे मान लो इस स्लैब का कास्टिंग करने के लिए, मान लो इस स्लैब का कास्टिंग करने के लिए मुझे चाहिए 200 एम क्यूब का कंक्रीट। अब 200 एम क्यूब का कंक्रीट चाहिए तो हमें क्या करना है, जो आरएमसी का गाय होता है, जो बड़े बड़े बैचिंग प्लांट होते हैं उनसे हमें 2 दिन पहले बात करना है। हाँ, हमें बात करना है कि हमें जैसे मान लो आज 18 तारीख है, आज 18 कल ने परसों में इसका कास्टिंग करूंगा, तो 20 तारीख को मुझे 200 एम क्यूब का कंक्रीट का कास्टिंग करना है, स्लैब का कास्टिंग करना है। तो उससे बात करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक प्लान वो क्या करेगा, तो 20 तारीख के लिए दूसरा किसी का ऑर्डर देखो। जब हम बैचिंग प्लांट में, जब बड़े बड़े बैचिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपका एक ही प्रोजेक्ट रहेगा, उसको वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे जिसको उसको कॉन्क्रीट देना होता है। अब मान लो आपको भी 200 एम क्यूब चाहिए, फिर किसी और को भी 200 एम क्यूब चाहिए, देन इट इज़ नॉट ईजी कि वो एक दिन में 400 एम क्यूब का कॉन्क्रीट वहाँ पे रेडी करेगा। तो इसलिए आपको 1-2 दिन पहले इनसे बात करके रखना है कि हमें 20 तारीख को कॉन्क्रीटिंग करना है, 200 एम क्यूब का कॉन्क्रीट चाहिए। तो वो क्या करेगा, उस दिन किसी दूसरे बंदे का ऑर्डर नहीं लेगा, फर्स्ट चीज। सेकंड के जैसे 200 एम क्यूब कॉन्क्रीट करने के लिए आपको मान लो आपको चाहिए कुछ 1000 सीमेंट बैग चाहिए आपको। फिर मान लो आपको कुछ एक चाहिए 5 मान लो आपको 1 टन ये चाहिए सीमेंट, सॉरी 1 टन सैंड चाहिए और 1 टन आपको एग्रीगेट चाहिए। तो हर एक जो रॉ मटेरियल्स होगा वो आके अपने साइट में उसको रेडी करेगा, ताकि कल मान लो कंक्रीटिंग करते टाइम इसका कुछ शॉर्टेज बन गया तो फिर दिक्कत होगी आपके कास्टिंग एरिया में। तो इसीलिए आपको हर एक चीज़ उस बंदे को बोलना है कि इतना कंक्रीट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो भी चाहिए, वो बंदा अपने पास रेडी करके रखेगा। अब ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ ये बस आपके बड़े बड़े प्लांट्स में हम इस तरह से काम करने। अगर मान लो आप छोटे कोई भी प्रोजेक्ट्स लोगे, या मान लो जहाँ पे कंक्रीटिंग बस एक कॉन्ट्रैक्टर ट्रांजिट मिक्सर, जैसे ट्रांजिट मिक्सर नहीं रहेगा, नॉर्मल एक
मिक्सर से अगर वो कंक्रीटिंग करेगा तब उसको हर एक चीज़ उसको कैलकुलेशन करना होता है कि कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, हर एक चीज़ उसको कैलकुलेशन करना होता है. So if concreting is to be done by the concrete mixer, if the concreting is to be done by the concrete mixer for the small, जैसे ये वाला एक small project है, then the contractor will take care of all the materials required, laborers required for casting and other things like concrete mixer, wheelbarrow etc. अब देखो, मान लो यहाँ पे कल concreting है इसका, तो आज यहाँ पे पूरा सीमेंट बैग आ गया, तो जैसे इसको हम अनलोडिंग करेंगे सीमेंट बैग को, तो इस तरह से हम स्टोर करके रखेंगे. अब कितना सीमेंट बैग चाहिए, जैसे मान लो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे चाहिए था 403 सीमेंट बैग, तो मैंने मान लो 450 या 410 मैंने सीमेंट बैग को मंगवाया और इस तरह से हम स्टोर करेंगे. अभी जब हम स्टोर करेंगे इसको, अब ये भी एक रॉन्ग मेथड है क्योंकि इन्होंने बाहर ही स्टोर की, इसको सब हमें स्टोर करना है गोडाउन में. मान लो अगर बारिश हो गई यहाँ पे तो क्या होगा, पूरा सेटिंग हो जाएगा सीमेंट का, तो इसलिए इसको सही से हमें स्टोर करना है अपने गोडाउन में, राइट. इस तरह से हमें काम करना है एज अ साइट इंजीनियर. या सो फिर अल्टीमेटली आएंगे आपके चेकलिस्ट. अब चेकलिस्ट में इसको जल्दी से इसको एक बार समझा दूंगा. जैसे चेकलिस्ट हो जाएगा आपका फॉर्म वर्क, मतलब आपका बीम का बॉटम, बीम का साइड्स और आपका स्लैब का सेंटरिंग आपको देखना है, रीबार को देखना है कि किस तरह से आपने रीबार को प्रोवाइड किया. फिर जनरल जो होगा, अब डायमेंशंस में आपको क्या करना है, डायमेंशंस लेवल एंड प्लम, कि आपका जो स्लैब का सेंटरिंग है, जो आपका बीम के साइड से वो अगर प्लम में है या नहीं है. चेक फॉर द टाइटनेस एंड रिजिडिटी, आपने जो फॉर्मवर्क लगाया वो टाइट है या नहीं है वो भी देखना है. क्लीनलीनेस, क्या वो क्लीन है या नहीं है. शटर रिलीज एजेंट, शटरिंग साइड सपोर्ट टू बी चेक, देखो शटरिंग साइड सपोर्ट टू बी चेक मतलब जो बीम के साइड्स होते हैं उसको आपको सही से देखना है क्योंकि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा. जैसे ही कंक्रीट आ जाएगा द चांसेस कि वहाँ से भाग के चला जाए, तो इसलिए उसको सही से बांधना है. अरेंजमेंट फॉर डी वाटरिंग, ये होगा तब एक्सकवेशन के टाइम में. फिर आएंगे रीबार में. रीबार में आपको देखना है कि बार का साइज क्या ड्राइंग में दिया है, क्या आपने साइड पे इसका सही से दिया या नहीं है, क्या रीबार आपने जो प्रोवाइड किया क्लीन है या नहीं है. और फिर जनरल में आएंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या ऑर्डर करें, आप M20 ऑर्डर करें. क्वालिटी ऑफ बल्क मटेरियल्स और RMC दैट इज रेडी मिक्स कंक्रीट. फिर आप प्लास्टिसाइजर्स यूज कर रहे हो नहीं हो उसको भी देना है. अगर मान लो आपके स्लैब में एक्सपांशन जॉइंट है तो एक्सपांशन जॉइंट आपको प्रोवाइड करना है. फिर इस तरह से हर एक चीज़ को आपको चेक करना है. तो फर्स्ट इंस्पेक्शन होगा, सेकंड इंस्पेक्शन होगा, थर्ड इंस्पेक्शन होगा. इस तरह से आपको हर एक चीज़ यहाँ पे इस तरह से चेक करना है, राइट. या अब हम चलेंगे दूसरे चेकलिस्ट में. देखो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग चेकलिस्ट होता है, तो मैंने आपको एक और चेकलिस्ट में आपको समझा दूंगा. फिर यह हो जाएगा चेकलिस्ट. तो फर्स्ट चेकलिस्ट प्रायर टू कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीटिंग करने से पहले, अभी हमने कॉन्क्रीटिंग नहीं किया ना, इसके पहले ये वाला चेकलिस्ट हमें देखना है, राइट. फर्स्ट इज चेक फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द एरिया टू बी कॉन्क्रीटेड, जैसे बीम का हो गया, जैसे स्लैब का हो गया, ओके एवरीथिंग इज गुड. चेक फॉर द फॉर्मवर्क एंड reinforcement has per relevant checklist, that is also okay. Check for the completion of the other preceding activities such as fixing of inserts, embedments and services conduit. इसका मतलब है जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया और फिर प्लम्बिंग के स्लीव्स हो गए, इसको सब अभी आपको चेक करना है. तो चेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज. समझे, अगर कल आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, कल आपको प्लम्बिंग का काम करना, आप उसमें स्लीव्स डालोगे आज, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है चेक फॉर द कंप्लीशन. इसी तरह से जो मैंने आपको एक ड्राइंग समझाया था, जैसे इस ड्राइंग में यहाँ पे लिखा है लीव डबल फॉर द स्टेयर केस. अगर यहाँ पे आपको स्टेयर केस लगाना है कल, तो आपको इस तरह से डबल बार को छोड़ना है. ये डबल बार को कब छोड़ना है, जब इस स्लैब का कास्टिंग करोगे तभी इन डबल बार को छोड़ना है. तो हर एक ये भी आपका एक चेकलिस्ट होगा, तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं है. इसके लिए मैं आपको एक और ड्राइंग भी समझा दूंगा. उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो इस वाले स्लैब में यहाँ पे भी लिखा है ना डबल बार्स, डबल बार यहाँ पे भी लिखा है. जब इस स्लैब का हम कास्टिंग करेंगे तभी इस बीम में हमें इस तरह से डबल बार को छोड़ना है. तो कल क्या होगा, जब इसका स्टेयरकेस लगाएंगे तो इसी बार को हम यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे हो गया, फिर ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे दो तीन अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे भी डबल बार होगा, फिर यहाँ पे भी डबल बार है. तो इस तरह से हर एक चीज़ को आपको चेक करना है. इसका मतलब तो आप देख सकते हैं चेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी. चेक वेदर द लोकेशन ऑफ द एक्सपांशन जॉइंट आर एज पर ड्राइंग. अगर एक्सपांशन जॉइंट है तब हम प्रोवाइड करेंगे. और चेक फॉर द सपोर्ट टू फॉर्मवर्क एंड रिजिडिटी ऑफ द असेंबली. इज इट ओके, क्योंकि जो आपने शटरिंग प्रोवाइड किया वो सही है नहीं है. तो इस तरह से इज द सीक्वेंस ऑफ कॉन्क्रीटिंग डिसाइडेड एंड एक्सप्लेन टू ऑल द कंसर्न. जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया था, तो अगर आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है तो आपको एक्सप्लेन करना लेबर्स को कि कहाँ से आप कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट करोगे, किस तरह से. जैसे मान लो ये वाला मेरा एक स्लैब है, जैसे मान लो ये मेरा स्लैब है इतने एरिया का. अब मुझे, हाँ ये मेरा स्लैब है, अब मुझे बताना है कि लेबर को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉन्क्रीटिंग. तो जैसे मान लो हम कॉन्क्रीटिंग इस एरिया से स्टार्ट करेंगे,
हम इस एरिया से स्टार्ट करेंगे कंक्रीटिंग, इस एरिया से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हम बढ़ेंगे कंक्रीटिंग, हम इस तरह से करते आएंगे, इस तरह से करते आएंगे, फाइनली इसको करेंगे, फाइनली इसको करेंगे, फाइनली ये जो इतना पोर्शन है इसको हम, तो इस तरह से हमें उनको समझाना है एज अ साइट इंजीनियर कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज़, राइट। या फिर या सो नेक्स्ट इज प्रोविजन एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द कॉन्क्रीटिंग एड, जैसे वाइब्रेटर है या नहीं है, नीडल वाइब्रेटर, उसमें नीडल आपने डाला या नहीं है, आपका क्या मिक्सर मशीन है तो इज इट ओके, मिक्सर मशीन का कंडीशन अच्छा है नहीं है, हर एक चीज़। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर एंड मटीरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट नंबर ऑफ क्यूब मोल्ड, मैं आगे समझा दूंगा क्यूब मोल्ड वाला। और फिर अगर बैचिंग प्लांट से अगर आपका कॉन्क्रीट आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा RMC, तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटिंग क्या है, जैसे मान लो M25 टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट जो हमने एस्टिमेशन किया था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ कॉन्क्रीटिंग, मान लो मैंने कहा 20 तारीख को करना, आज 18 तारीख है तो 20 तारीख को करेंगे। सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद ही आपका सिग्नेचर लगेगा, और इस सिग्नेचर को लगाने के बाद ही इसका कॉन्क्रीट यहाँ में अलाउ करना है, राइट। आई होप आपको ये सारे चेकलिस्ट समझ में आए होंगे। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ को याद रखना है। या फिर एक और चीज़ होता है, चेयर होता है। चेयर का मतलब है, मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और ये पिक्चर भी दिखा दूंगा, स्पेशली स्लैब में आते हैं। देखो, चेयर इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द टॉप मैट एंड बॉटम मैट इन फुटिंग एंड स्लैब। तो फुटिंग में अगर दो दो मैट है तभी हम प्रोवाइड करेंगे, या अगर यूजुअली स्लैब में हम प्रोवाइड करते हैं। द मेन रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग द चेयर इज टू कीप द टेंशन एंड द कंप्रेशन reinforcement बार इन देयर पोजीशन। ये जो चेयर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से हमने इसको प्रोवाइड किया। इस तरह से एक रेड वाला देख रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड एज चेयर। इसका जो आपको डायमीटर ऑफ द बार यूज करना है, आपको मिनिमम 12 डायमीटर का बार यूज करना है। इसका रीजन क्या है, जैसे मेरे को ऊपर एक बार है, ऊपर हमने इस तरह से एक मेश को प्रोवाइड किया और नीचे भी हमने एक मेश को प्रोवाइड किया। अब ये ना, ये जो मेश हमने प्रोवाइड किया इसको एक लेवल में रखना है। अब ना अगर हम इस चेयर को नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें चेयर को प्रोवाइड करना है। तो ये टॉप मैट और बॉटम मैट को एक एक डिस्टेंस पे रखेगा। तो दैट इज द रीजन वी आर गिविंग दिस चेयर। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर भी बार है और नीचे भी बार है। उन दोनों बार को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, एक चेयर, दो चेयर, तीन, चार, पाँच। अब इसको कितना चेयर देना है, यूजुअली हम जो फॉलो करते हैं साइड पे, हर एक स्क्वायर मीटर में हमें एक चेयर प्रोवाइड करना है, 1 चेयर टू बी प्रोवाइडेड। हर एक स्क्वायर मीटर में हमें एक चेयर को प्रोवाइड करना है, राइट। सो 1 पर स्क्वायर मीटर, अगर ए वाला 1 मीटर बाय 1 मीटर है, तो इफ दिस इज 1 मीटर बाय 1 मीटर, जैसे अगर ए वाला 1 मीटर है, इफ दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ओके, तो हम इसके बीच में हमें एक चेयर हमें इस तरह से प्रोवाइड करना है। सो 1 स्क्वायर मीटर में आपको एक चेयर प्रोवाइड करना है, राइट। या सो इस तरह से भी देखो, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से चेयर को प्रोवाइड किया है, फिर उसके ऊपर एक और मैट आएगा, इस तरह से हमें प्रोवाइड करना है चेयर को। या राइट। तो अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा टाइप का है। अब देखो अलग अलग साइड पे अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इस चेयर को देखो, ये भी चेयर ही है, ये वाला हो जाएगा मेरा टॉप मैट और ये हो जाएगा मेरा बॉटम मैट। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक चेयर को प्रोवाइड किया। अब देखो यहाँ पे ये इस तरह से हमें बनाना होता है इन चेयर को। सो जब आप बार बेंडिंग सीखोगे तो उसमें ये लोग सिखाएंगे आपको किस तरह से इन चेयर को बनाना है। जैसे एक यहाँ पे हो गया, दूसरा, तीसरा, फिर इसको इस तरह से बेंड करना है और इस तरह से इसको रखना है। तो मैं आपको बस एक सिंपल लॉजिक समझा दूंगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम चेयर को प्रोवाइड करते हैं, ये जो लेंथ होगा ना यहाँ से यहाँ पे, ये जो लेंथ और जो पीछे वाले इस तरह से जो लेंथ है, इसको हम यूजुअली रखते हैं 300 mm। अब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, यूजुअली 300 हम रखते हैं, थोड़े लोग इसको 400 450 भी रखते हैं, एक चीज़। और ये जो ऊपर वाला जो लेंथ होता है ना, ये वाला जो होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको 600 mm रखते हैं, दिस इज 600 mm। अब कोई लोग इसको कोई लोग इसको 600 करते हैं, तो कोई लोग इसको 500 भी करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइट कंडीशन। पर आप अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इस लेंथ को आप 300, इस लेंथ को भी आप 300, और ये जो होगा 600। और ये जो हाइट होगा, हाइट डिपेंड करेगा आपका स्लैब के थिकनेस के ऊपर। ये जो हाइट होगा, जो ये हाइट होगा ना, ये जो हाइट होगा, ये डिपेंड करेगा आपका स्लैब की थिकनेस के ऊपर। मतलब अगर मान लो आपका स्लैब का थिकनेस है 150 mm, मान लो इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 150 mm, तो हमें स्लैब में कितना कवर देना पड़ेगा, कवर हमें स्लैब में देना है 20 mm। तो ऊपर भी 20 और नीचे भी 20 देना है, मतलब 150 में ऊपर का 20 mm और नीचे का 20 mm को निकाल दो, कितना बचेगा आपका, 150 में 110 बचेगा। अब 110 तो बचेगा आपका, फाइन। अब देखो इस चेयर को हमने इस तरह से प्रोवाइड किया है, इस तरह से हमने प्रोवाइड किया है।
फिर यहाँ पे और ऊपर 2 बार आपको दिख रहे हैं, इसके नीचे इस चेयर को लगाया है ना, इस यहाँ पे एक बार आपको दिख रहा होगा, जैसे एक बार यहाँ पे गया है, ये दूसरा बार है, तो इसका नीचे हमने लगाए। तो ये 2 बार का जो डायमीटर होगा उसको भी हमें डिटेक्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे तब भी चल जाएगा क्योंकि बहुत माइनर होता है, तो नहीं तो आप 110 भी आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करना है, ये जो 2 बार है ना, इन 2 बार का आप डायमीटर इसको डिटेक्ट कर देना। तो इसे में मैं कर दूंगा। तो हमें क्या करना है, 150 माइनस टॉप का 25, और सॉरी सॉरी 25 नहीं 20, स्लैब में हमें 20 रखना है, -20 माइनस, मान लो आपने ऊपर आपने 16 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड किया, तो -16 आप करो। इसको मैन्युअली करेंगे कितना आ जाएगा, 20 20 40, 50 60 66 72। सो 150 -72 अगर हम करेंगे तो कितना बचेगा इसमें, 72 82 92 20 50 60 70 72 82 92 20 28, तो 78 कुछ बचेगा। आई होप मैंने सही किया, अगर गलत किया होगा आप सही कर लो, मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, सही है वैसे, गलत नहीं होता है। 150 72 82 92 28 और वहाँ पे 50 60 70 78, सही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस हाइट को हम रखेंगे 78 या आप 75 भी कर सकते हो, ओके। 78 एग्जैक्टली रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 75 में भी कर सकते हो, नो इश्यूज। तो इस तरह से हमें इन चेयर को अरेंज करना होता है। होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये वाला स्लैब का रिइंफोर्समेंट है, तो ये हो जाएगा मेरा ऊपर वाला मेश, दिस इज माई टॉप मेश, ये मेरा टॉप का है। इसी तरह से नीचे भी हमने सरिया को डाला है, राइट। तो इन दोनों को हमें डिफरेंस करने के लिए, जैसे इसको और नीचे वाले को डिफरेंस करने के लिए हमने देखो यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का इन्होंने चेयर दिया है, इस चेयर को हमने इस तरह से प्रोवाइड किया। आप देख सकते हो यहाँ पे चेयर चेयर इस तरह से प्रोवाइड किया। अब इसको किस तरह से देना है, जैसे मैंने कहा हर एक स्क्वायर मीटर में आपको क्या करना है, एक एक देना है। जैसे मान लो ये पूरा आपने स्लैब इस तरह से किया है, ये आपका ये आपका स्लैब है इस तरह से, जैसे मान लो ये वाला एरिया हो जाएगा, फिर मैं इस एरिया को लूँगा, फिर इस एरिया को लूँगा, और फिर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे रखूँगा, राइट। या तो अभी ये मान लो अभी कितना हो जाएगा, हर एक स्क्वायर मीटर, जैसे मान लो एक मीटर, हर एक स्क्वायर मीटर 1 मीटर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ से मैं 1 मीटर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चेयर रखना है, फिर यहाँ पे 1 मीटर, फिर यहाँ से 1 मीटर, यहाँ पे एक चेयर रखना है, फिर यहाँ से 1 मीटर, फिर यहाँ से 1 मीटर, यहाँ पे एक चेयर, यहाँ से 1 मीटर, फिर यहाँ से 1 मीटर एक चेयर, यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ पे एक चेयर। तो इस तरह से हर एक स्क्वायर मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, फिर यहाँ से 1 मीटर, यहाँ पे चेयर, 1 मीटर, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर मीटर। तो हर एक स्क्वायर मीटर आपको एक एक चेयर रखना पड़ेगा। चलो मैं वैसे कर दूंगा इसको, एक एक स्क्वायर मीटर के हिसाब से, इसको एक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से यहाँ पे भी आपको करना है हर एक, पर बीच में आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टॉप बार नहीं है, सिर्फ बॉटम बार है। तो इसको इस तरह से अरेंज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लगा देंगे 1 बाई 1। जैसे मान लो एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। अब मान लो आपने 1 स्क्वायर मीटर पे नहीं दिया तो क्या होगा, मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब देखो इस बंदे को मैंने कहा था कि इसके ऊपर खड़े हो जाओ, ये कुछ ज़्यादा वेट भी नहीं, बस 50 kg का है, तो क्या होगा, पूरा दब गया, पूरा नीचे चला गया। आपने एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, आपने कॉन्सेप्ट लगाया था क्योंकि इस एरिया में मेरा जो स्टील होगा ना वो ऊपर जाएगा, और इस एरिया में मेरा स्टील नीचे जाएगा, और इस एरिया में मेरा स्टील ऊपर जाएगा। इस एरिया में नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आ रहा था, तो हमने इसलिए क्या किया था, स्टील को ऊपर दिया था, राइट। आई होप यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ स्टील को ऊपर दिया था, एक्स्ट्रा मैश इसीलिए दिया था। यहाँ पे क्यों हमने टॉप स्टील नहीं दिया, टॉप स्टील इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो मेरा जो स्लैब है नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा था, इसलिए आप देख पा रहे हो सिर्फ आपने बॉटम स्टील दिया है, ये बस मेरा बॉटम स्टील है, यहाँ पे एक और स्टील नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर भी स्टील दिया और नीचे भी स्टील था। अब हमने उसको चेयर सही से अरेंज नहीं किया, तो क्या हो, जैसे इस बंदे बस ये जो बंदा खड़ा है इसका सिर्फ 50 kg का लोड है, बस ये खड़ा हुआ, और ये क्या हो गया, आपका जो मैट अपने ऊपर वो नीचे चला गया, मतलब अभी किसी काम का नहीं है। इसको हमने प्रोवाइड किया था नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को टैकल करने के लिए। खुद कंक्रीट डालने से पहले ही अभी अभी फिलहाल जब ये बंदा खड़ा होगा यहाँ पे, ये तो नीचे चला गया, तो जब क्या होगा, जब इसका काम बस वो टॉप स्टील जो था इसका काम था नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को काउंटर करने के लिए। अगर ये काम नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब लोड आएगा तो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा इस स्लैब में,
राइट, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ रहा था, मतलब वहाँ पे हॉगिंग मूवमेंट हो रहा था। अब उसको रोकने के लिए कोई स्टील है ही नहीं, तो इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप इसमें कंक्रीट डालोगे, कंक्रीट का खुद का वेट होगा, जब कंक्रीट का जो वेट इसके ऊपर आएगा तो ये आपका जो बार होगा नीचे दब जाएगा। अगर नीचे दब जाएगा तो क्या होगा? ऊपर कोई स्टील नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्रैक आ जाएगा। तो इसीलिए जब आप इन चेयर्स को प्रोवाइड करोगे तो आपको सही प्रोवाइड करने, हर एक स्क्वायर मीटर में एक एक प्रोवाइड करने, ताकि जब हम इसका कास्टिंग करेंगे तो ये जो टॉप वाला जो मैट है, ऊपर वाला जो मैट है वो ऊपर ही रहेगा, और जब लोड आएगा इट विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। या सो इस तरह से आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको हर एक चीज़ को इस तरह से। नेक्स्ट होगा आपका कास्टिंग ऑफ स्लैब। अगर यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्लैब का कास्टिंग करने, वो हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में कि किस तरह से आपका स्लैब का कास्टिंग करना है, राइट। सो हमने क्वांटिटी एस्टिमेशन भी देखा है किस तरह से करना है, फिर हमने चेकलिस्ट भी देख लिया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू सी हाउ द कास्टिंग ऑफ अ स्लैब इज टू बी डन, कौन कौन से टेस्ट हमें करना है स्लैब कास्टिंग के करने से पहले, और हम वीडियोस देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द, प्रैक्टिकली हमें किस तरह से कास्टिंग करना है। तो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।